नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच संघर्ष ने पूरे मध्य एशिया को पूर्ण रूप से हिलाकर रख दिया है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका में डाल दिया है। लेबनान की सीमाओं पर भी हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं और इन सब के बीच एक सवाल बार बार उठता है, जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध, संघर्ष और तनाव बढ़ते हैं तो आखिर कौन है जो देशों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश करता है? कौन है जो युद्ध रोकने के लिए अपील करता है? कौन है जो मानवाधिकारों की रक्षा की बात करता है? और कौन है जो पूरी दुनिया के देशों को एक मंच पर बैठाकर वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है? यदि आपने कभी समाचार में किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का नाम सुना है, तो आज हम उसी संस्था को पूरी तरह से समझेंगे। आखिर यूनाइटेड नेशन क्यों बना है, यह कैसे काम करता है, इसके पास कितनी शक्ति है, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और भारत आज तक सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य क्यों नहीं बन पाया। आज हम यूनाइटेड नेशन की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक समझेंगे। यूनाइटेड नेशन को समझने के लिए हमें 1945 में जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था। करीब 8 से 10 करोड़ लोग मारे जा चुके थे। यूरोप के शहर खंडहर बन चुके थे और हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद पूरी दुनिया भयभीत हो गई थी। लोगों को लगने लगा था कि यदि भविष्य में एक और विश्व युद्ध हुआ तो शायद मानव सभ्यता ही समाप्त हो जाए। तभी विश्व के नेताओं ने फैसला किया कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए जहां देश युद्ध करने से पहले बातचीत कर सके, जहां विवादों का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि वार्ता की मेज पर हो। इसी विचार से 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। शुरुआत में इसके 51 सदस्य थे। आज इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 193 हो चुकी है। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। अब सवाल उठता है, यूनाइटेड नेशन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? सरल भाषा में कहें तो यूएन दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक मंच है जहां देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं: विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और मानवाधिकार की रक्षा करना। लेकिन इतने बड़े संगठनों को चलाता कौन है? यहीं से शुरू होती है यूएन की संरचना। यूनाइटेड नेशन के कुल 6 प्रमुख अंग हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण 2 अंग हैं: जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। अब आइए बारी बारी से जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को समझ लेते हैं। कल्पना कीजिए कि दुनिया के लगभग सभी देश एक साथ एक सभा में बैठे हैं और यही जनरल असेंबली है। यहाँ अमेरिका और भारत भी साथ में बैठते हैं, मालदीव तथा भूटान जैसे छोटे देश भी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हर देश का केवल एक और एक वोट होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। इसलिए जनरल असेंबली को अक्सर दुनिया का पार्लियामेंट या संसद कहा जाता है। यह वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच है। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन के सबसे शक्तिशाली अंग सिक्योरिटी काउंसिल पर। यदि जनरल असेंबली चर्चा करती है तो सिक्योरिटी काउंसिल निर्णय लेने का प्रयास करता है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी होता है विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों में देखें तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन इन्हें सबसे खास बनाती है इनकी वीटो पावर। अब मान लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव लाया गया, दुनिया के अधिकांश देश उसके समर्थन में हैं, लेकिन 5 अस्थायी सदस्यों में केवल एक देश भी उसका विरोध कर दे तो पूरा प्रस्ताव रद्द हो सकता है। इसी विशेष शक्ति को वीटो पावर कहा जाता है। यही कारण है कि सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद भी होता है, क्योंकि कई बार एक देश पूरी दुनिया के राय को रोक सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है, विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भी है और यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में से एक है। फिर भी भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है? दरअसल सिक्योरिटी काउंसिल की वर्तमान संरचना 1945 की दुनिया को दर्शाती है। भारत का कहना है कि आज की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए। इसी उद्देश्य से भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील मिलकर G4 ग्रुप बनाते हैं और अस्थायी सदस्यता की मांग करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा यूएन के अन्य महत्वपूर्ण अंग भी हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ, जो देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करता है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग शहर में स्थित है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसॉक, जो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर कार्य करता है। सेक्रेटरीट, जो यूएन का प्रशासनिक केंद्र है, इसके प्रमुख सेक्रेटरी जनरल होते हैं। वर्तमान में यह पद एंटोनियो गुटेरेस के पास है। इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल भी यूएन का एक प्रमुख अंग है, हालांकि आज इसका कार्य लगभग समाप्त हो चुका है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि यूएन केवल युद्ध और कूटनीति तक सीमित है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। कोविड-19 महामारी के दौरान डब्ल्यूएचओ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय था। डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था है। यूनिसेफ बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करता है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास के लिए काम करता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी यूएन किसी न किसी रूप से हम सभी के जीवन को प्रभावित करता है। आपने अक्सर नीली टोपी पहने सैनिकों की तस्वीर देखी होंगी। ये यूएन पीस कीपर होते हैं। इनका काम संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखना होता है। दिलचस्प बात यह है कि यूएन की अपनी कोई सेना नहीं होती। इसके सदस्य देश सैनिक उपलब्ध कराते हैं जो यूएन के झंडे के नीचे कार्य करते हैं। भारत दशकों से पीस कीपिंग मिशन में सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में शामिल रहा है। अब सवाल है, क्या यूनाइटेड नेशन सफल रहा है? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन उसकी उपलब्धियां भी कम नहीं हैं। इसने कई संघर्षों को कम करने की मदद की है, मानव अधिकारों को बढ़ावा दिया है, पोलियो उन्मूलन में योगदान भी दिया है, गरीब देशों तक मानवीय सहायता पहुंचाई है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के माध्यम से विकास को नई दिशा दी है। हर बड़ी संस्था की तरह यूएन की भी आलोचना होती है। सबसे बड़ी आलोचना वीटो पावर को लेकर होती है। कई लोग इसे अलोकतांत्रिक मानते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना को पुराना भी माना जाता है, क्योंकि यह आज की वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह नहीं दर्शाती है। यूक्रेन युद्ध और गाजा संकट जैसी मामलों में भी यूएन की सीमाएं स्पष्ट दिखाई दे देती हैं, जिसके कारण सुधार की मांग लगातार बढ़ रही है। आज दुनिया नई चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महामारियों, ऊर्जा संकट और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव। ऐसे में यूएन को भी समय के साथ बदलने की आवश्यकता है। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।